आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि क्लॉथ शॉप, रेडीमेड कपड़ों की जो दुकान होती है, गारमेंट शॉप होती है, उसकी पीढ़ी को कैसे किया जाए। इसमें कुछ 20+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जितने भी केसेस इस तरह के किए हैं उसके बेसिस पे आपके लिए रेडी किए हैं। मैंने कोशिश की है इसको कवर करने की, इसकी पूरी इनकम की डिटेल, कस्टमर ईएमआई दे पाएगा या नहीं। अभी इसमें सिविल डिटेल और प्रॉपर्टी डिटेल ये चीज़ें इसमें नहीं है, और आपको बिजनेस का बहुत अच्छा आइडिया लगेगा ये 20 सवाल अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो। ऑब्जेक्टिव में बता देता हूँ आपको, टू असेस इनकम स्टेबिलिटी, हमारा मेन फोकस है इनकम स्टेबिलिटी के ऊपर। कैश फ्लो स्ट्रेंथ, कि कस्टमर कितना कमाता है, कितना पैसे का लेन देन होता है उसके पास। एंड रीपेमेंट कैपेसिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या वो हमारा पैसा भर भी पाएगा या नहीं। इसलिए रीपेमेंट कैपेसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंस हाउ मेनी ईयर्स आर यू रनिंग दिस क्लॉथ शॉप। ये पूछने के पीछे का क्या पर्पस हो। असेस बिजनेस स्टेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, हम कस्टमर का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि उसको इस बिजनेस का और इस दुकान को चलाने का कितना एक्सपीरियंस है। विंटेज समझना चाहते हैं कि वो कब से कर रहा है ये। इज योर शॉप लोकेटेड इन मार्केट, मॉल और लोकल स्ट्रीट। हालांकि ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप जब विजिट करते हो तो आपको खुद ही दिखता है कि वो शॉप एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ पे है। लोकेशन इम्पैक्ट फुटफॉल एंड सेल्स कंसिस्टेंसी, पर ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जब हम कस्टमर के यहाँ गए तो जहाँ पे उसकी शॉप थी, क्या वहाँ पे कैसा एरिया था, बहुत ज़्यादा फुटफॉल है, क्राउडेड एरिया है, या बस स्टैंड है, सिविल लाइन है, सर्किट हाउस है, लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, तो वो अच्छी लोकेशन मानी जाती है। थर्ड शॉप है हमारा, इज द शॉप ओन्ड और रेंटेड। इफ रेंटेड, मंथली रेंट। रेंट इज फिक्स्ड कॉस्ट अफेक्टिंग मंथली सर्विस। हमको ये भी पता करना है कि कस्टमर अपनी खुद की शॉप में शॉप ओपन किया है या अपना बिजनेस चला रहा है, या उसने रेंट पे लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट किया है उस पर्टिकुलर जगह पे। इसको पूछने के पीछे के दो इंपॉर्टेंट कारण हैं। पहला, कि रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, कि दुकान चले या ना चले, प्रॉफिट हो या ना हो, रेंट तो कस्टमर को भरना ही पड़ेगा। ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। सेकेंड और वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई बार हम इग्नोर करते हैं, इसके पीछे का कारण ये भी होता है कि आपने देखा होगा 80% ऑफ द टाइम आपका कस्टमर किसी पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड के यहाँ या किसी से उसने किराए पे दुकान लेकर के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 3 से 4 साल में उसका बिजनेस बहुत अच्छे से स्टेबल हो गया, बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा। अब किराएदार के मन में लालच आ गया, या उसको कोई सेम शॉप, फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है, उसमें किराने की दुकान चल रही है। अब कोई दूसरा वेंडर आकर के बोलता है उस मकान मालिक को कि आप इससे 5,000 किराया लेते हो, मैं 10,000 दे रहा हूँ, ये शॉप आप मेरे को दे दो। तो उसको तो किराया मिल रहा है, तो वो तो चेंज कर सकता है। वहीं पे दूसरा किराने वाले ने खोल लिया। पहला इसमें पॉइंट है ये। दूसरा, हो सकता है जो मकान मालिक है वही अपनी दुकान वहां पे खोल ले, सेम प्रोडक्ट की, सेम किराने की दुकान, सेम क्वांटिटी, क्योंकि उसको तो पता है कस्टमर बंधे हुए हैं इस पर्टिकुलर प्लेस में। तो ये उसमें रिस्क होता है अगर कस्टमर रेंट पे शॉप लेकर के बिजनेस करता है। सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी है तो कोई उसको वहां से हटाने वाला नहीं, चलेगा जब तक वो चाहेगा तब तक चलाएगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कैटेगरीज डू यू सेल, कि आप किस कैटेगरी में सामान आपका बिकता है और किस कैटेगरी के लिए आपका फोकस। मेंस के कपड़े बेचते हो, वुमेन्स के, किड्स के, और ड्रेस मटेरियल बेचते हो। इससे हमें क्या पता चलता है, प्रोडक्ट मिक्स डिफाइंस डिमांड स्टेबिलिटी। अगर ये प्रोडक्ट मिक्स है, मतलब वो सबके कपड़े रख रहा है, तो ये स्टेबिलिटी दिखाता है। फिर आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, डू यू सेल डेली वियर और मोस्टली सीजनल फेस्टिव वियर। सीजनल फोकसेस इंक्रीजेस इनकम विटेलिटी। हमको ये समझना है कि क्या आपका कस्टमर ऐसे कपड़े रख रहा है जो कि 12 महीने यूज में आते हैं, या तो वो सिर्फ ऐसे कपड़े रख रहा है जो किसी पर्टिकुलर सीजन के लिए फिट है। क्योंकि अगर सीजनेबल कपड़े ही वो रख रहा है तो उस सीजन में चलेंगे, अगले सीजन में नहीं चलेंगे। और फिर अगर मान लो उसका पिछले, फॉर एग्जाम्पल विंटर का सामान उसने मंगाया, विंटर में तो बहुत अच्छा चला, लास्ट विंटर में अगर उसका कुछ स्टॉक बच जाता है तो नेक्स्ट विंटर में ही बिकेगा वो, गर्मियों में तो कोई ठंड के कपड़े लेगा नहीं, तो वो डेड स्टॉक हो जाता है या इररिलेवेंट हो जाता है। हर सीजन कुछ नए मार्केट की डिमांड होती है, नया ट्रेंड होता है। कपड़ों में बहुत ज्यादा इशू आता है कि पुराना माल आपका डेड स्टॉक हो जाएगा या इररिलेवेंट हो जाएगा आज की डेट में, आज के मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हमको ये फोकस करना है कि जो कस्टमर आपका गारमेंट शॉप का कस्टमर है वो वही कपड़े रख रहा है जो कि मार्केट में ट्रेंडी है और डेली यूज के कपड़े हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर सिर्फ वो सीजनल के हिसाब से बेच रहा है
तो वो थोड़ा सा फिशी प्रोफाइल है, या फिशी नहीं कहेंगे, वो थोड़ा रिस्की प्रोफाइल है, या आप उसके ऊपर कम ट्रस्ट कर सकते हो, उसके बिजनेस के ऊपर थोड़ा कम हो जाएगा। 6 पॉइंट है हमारा, फ्रॉम वेयर डू यू परचेज स्टॉक, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपका जो कस्टमर है वो माल कहाँ से खरीद रहा है, या तो वो होलसेलर से खरीद रहा है या तो मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? सप्लायर स्ट्रेंथ अफेक्ट्स मार्जिन एंड रिलायबिलिटी। अगर या तो वो होलसेलर से खरीद रहा है तो उसका मार्जिन थोड़ा कम होगा, और अगर वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है सेम प्राइस पे जो वो बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का वो एक कपड़ा बेच रहा है, और अगर वो होलसेलर से खरीद रहा है तो वो कपड़ा उसको 80 रुपए का पड़ रहा है, और वही कपड़ा अगर वो मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है तो उसको 60 का पड़ रहा है। अभी भी वो 100 का ही बेच रहा है, तो जहां उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था वो बढ़कर के 40 रुपए हो गया। इस वजह से ये जानना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर अपना माल खरीदता कहाँ से। 7th क्वेश्चन, डू यू परचेज स्टॉक ऑन कैश और क्रेडिट? इफ क्रेडिट, व्हाट इज द क्रेडिट पीरियड? इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक आप खरीदते हैं वो कैश में खरीदते हैं, इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं माल आने के बाद, या आप उधार में लेते हैं। अगर आप उधार में लेते हैं तो उस उधार को पेमेंट करने का पीरियड कितना होता है? एक हफ्ते में पेड कर देते हो, 15 दिन में कर देते हो, या एक महीने में करते हो? ये जानना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस क्या है? क्रेडिट परचेसेस एड लिक्विडिटी बट इंक्रीज प्रेशर। क्रेडिट परचेस का मतलब कि आपने सामान मंगा लिया, अब आपको इंस्टेंट पेमेंट नहीं देना है, तो आपके पास पैसा है, आप अपने बिजनेस में पैसा यूज कर सकते हैं। इससे आपके बिजनेस की कैश लिक्विडिटी तो अच्छी होती है, पर इससे प्रेशर भी बढ़ता है। ये अगर पैसा देने का एक प्रेशर है ना दिमाग में कि माल नहीं बिका तो ये जितना देना है सामने वाली पार्टी को वो तो देना ही है, तो इसके दोनों प्लस माइनस हैं, ये अपने केस टू केस वेरी कर रहा है। 8th पॉइंट है, हाउ फ्रिक्वेंटली डू यू परचेज स्टॉक? सोर्स वर्किंग कैपिटल रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार हम इसको इग्नोर करते हैं। हम जस्ट इतना पूछते हैं कहाँ से खरीदते हो, कितना खरीदते हो, हम ये नहीं पूछते आप कितने दिन में खरीदते हो, या आपका स्टॉक कितने दिन में निकल जाता है, रोटेट होता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कस्टमर बोल रहा है मैं हर 15 दिन में खरीदता हूँ, या 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, यूजुअली आपको क्लॉथ्स की शॉप में या गारमेंट्स की शॉप में 1.5 महीना या तो 3 महीना, थोड़ा बड़ा पीरियड मिलेगा। वो हर महीने नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको स्टॉक मेंटेन करना होता है, आते ही कपड़े नहीं बिकते हैं, उनको बिकने में थोड़ा टाइम लगता है। ये आपको बिजनेस टू बिजनेस, मैं अभी प्रोफाइल तो क्लॉथ की समझा रहा हूँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक भी बताता जा रहा हूँ हर क्वेश्चन के पीछे का। बिजनेस टू बिजनेस ये सारे सवाल अलग तरह से काम करता है, ये जानना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर एवरेज डेली सेल ऑन नॉर्मल डेज? आपकी एवरेज सेल क्या है ऑन नॉर्मल डेज? का मीन्स कि जो फेस्टिवल सीजन है, जहाँ पे कस्टमर के बिजनेस का पीक होता है, उसके हिसाब से आपको सेल नहीं वहाँ पे निकालनी। ऑन एन एवरेज, विदाउट फेस्टिवल, विदाउट एनी ओकेशन, उसका सामान कितना बिकता है डेली बेसिस में, हम ये जानना चाहते हैं। की इंडिकेटर ऑफ रेगुलर इनकम, इससे आपको पता चलता है कस्टमर की रेगुलर इनकम क्या हो सकती है या कस्टमर क्या बता रहा है। 10th क्वेश्चन है, विच मंथ गिव्स हाईएस्ट सेल? किस साल के कौन से पर्टिकुलर मंथ में आपकी हाईएस्ट सेल आती है? यहाँ पे कुछ फेस्टिवल होंगे, शादियों का सीजन होगा, कोई बड़े त्योहार होंगे, उस तरह के जवाब आपको मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। व्हाट इज एवरेज मंथली टर्नओवर? आपका एवरेज मंथली टर्नओवर क्या है? इससे आपको पता चलेगा। एवरेज इनकम इज की फॉर ईएमआई प्लानिंग, आपका ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन एन एवरेज मंथली का आपके कस्टमर का मंथली टर्नओवर क्या है? मान लो बोलता है आपसे कि 4-5 लाख का टर्नओवर, अब ये ऑफ सीजन है या ऑन सीजन, ये भी जानना इंपॉर्टेंट। ये आप कैसे जान सकते हैं? आप उसके साल भर के जब फाइनेंशियल चेक करेंगे ना, तो आपको कुछ महीनों में उसकी सेल ज़्यादा दिखेगी, विच इज़ सीजनेबल, विच इज़ पीक टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। और कुछ मतलब 4 महीने अगर ज़्यादा दिखी, 8 महीने नॉर्मल डिसेंट दिखी, आपको आइडिया लग जाएगा कि इन 4 महीनों में उसका पीक था, या कोई फेस्टिवल था, या कोई शादियों का सीजन, बाकी उसकी नॉर्मल सेल। ये आपको यहाँ से चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। फिर आता है आपका, व्हाट इज योर एवरेज ग्रॉस मार्जिन? ये आपका ग्रॉस मार्जिन कितना रहता है? मतलब आपने 100 रुपए का माल बेचा तो उस पर आपका मार्जिन कितना रहता है? आपका स्टॉक कितने का पड़ता है? 80 का स्टॉक पड़ा, 20 रुपए का मार्जिन है, उसमें अलग भी खर्चे हैं। ग्रॉस मार्जिन आपको जानना है। मार्जिन डिफाइंस रियल अर्निंग कैपेसिटी, क्योंकि मार्जिन से ही आपको पता चलेगा कस्टमर कमाता कितना है। इसको पूछने के दो तरीके हैं। आप मंथली भी पूछ एक तो आप डायरेक्ट मार्जिन पूछ सकते हो परसेंटेज वाइज, अगर आपका कस्टमर समझता है मार्जिन वगैरह, हो सकता है वो नहीं, वर्ड मार्जिन नहीं समझता, कमाई आप उससे पूछ सकते हो कि आपका 10,000 का गल्ला हुआ तो आप घर लेकर के कितना जाते हो, खर्चे काटने के बाद कितना बचता है। इस तरह से सवाल को आप मोल्ड करिए ताकि कस्टमर और आपके बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशन हो कि आपके सवाल को वो समझ पाए, उसके बाद जो जवाब दे उसको आप समझ पाओ। कई बार ऐसा होता है हम किसी और लेवल से बात कर रहे होते हैं, कस्टमर को वो सवाल ही नहीं समझ आता,
फिर वो कुछ ऐसा जवाब दे देता है जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं होते। कई बार अच्छा केस हमारे हाथ से चला जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर एबल नहीं था हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। और क्या हमने सही तरीके से सवाल पूछा? क्या उसको समझ में आया हमने क्या पूछा? तो ये आप अपने आप से पूछिए। ये आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ मच इन्वेंट्री डू यू यूजुअली कीप? कि आपके शॉप में ऑन एन एवरेज कितने का स्टॉक रहता है? क्या वैल्यू है उसकी? वो आपको समझना है। हाई इन्वेंट्री ब्लॉक्स कैश फ्लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, तो वो कैश फ्लो ब्लॉक करता है। हाउ डू यू मैनेज स्लो मूविंग स्टॉक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लॉथ बिजनेस में, कि जो स्लो मूविंग स्टॉक है उसके लिए कस्टमर क्या करता है, उसको कैसे मैनेज आउट करता है। तो उस बिजनेस सेंस एंड लिक्विडिटी कंट्रोल, इससे आपको पता चलता है कि कस्टमर अपने बिजनेस में कितना मास्टर है, उसको कितना सेंस है अपने बिजनेस का, कितना एक्सपीरियंस है अपने बिजनेस का। ये आपको क्लियरली हर बिजनेस में देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम क्लॉथ की बात कर रहे हैं, तो कोई अगर ऐसा क्लॉथ शॉप का ओनर है जिसने 3 साल पहले स्टार्ट किया, आप उससे जब ये सवाल करेंगे हो सकता है उसका जवाब अलग हो। सेम सवाल जब आप किसी 10 साल 15 साल पुराने क्लॉथ शॉप ओनर से करोगे, उसका जवाब पूरी तरह से अलग हो। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये आपको समझना है, ये एक्सपीरियंस से ही आता है। और हमारे लिए भी वही है कि आप किसी नए क्रेडिट मैनेजर से बात करेंगे, सेम केस को लेकर के उसकी राय अलग होगी या उसके ऑब्जर्वेशन अलग आएंगे। पर आप किसी एक्सपीरियंस क्रेडिट मैनेजर से बात करेंगे 5 साल 10 साल, तो पर्टिकुलर सेम प्रोफाइल सेम डॉक्यूमेंट सब कुछ सेम है, पर उसके थॉट्स अलग होंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन थोड़ा ज़्यादा डीप होंगी। वो चीज़ों को एक अलग लेंस से देखना सीख चुका है, तो उसका एक्सपीरियंस उसको सिखा दिया है। सिमिलरली हर इंसान के साथ यही। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर योर फिक्स्ड मंथली एक्सपेंसेस? कि आपके फिक्स्ड एक्सपेंस क्या है, महीने के बंधे खर्चे कितने हैं जो होने ही होने हैं। आप कमाल भी किया ना भी किया, आपकी दुकान चले या ना चले, पर वो तो होने ही है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, ये सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ये आपका जानना जरूरी है। हाउ मैनी स्टाफ एंड टोटल मंथली सैलरी? कितने का आपके यहाँ पे स्टाफ है, उसकी आप कितनी सैलरी देते हो? इट्स ऑल्सो अ फिक्स्ड एक्सपेंस। स्टाफ कॉस्ट इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, तो ग्रॉस मार्जिन के बाद आप उसमें सारे खर्चे भी तो निकालोगे ना, तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। बहुत अच्छे से आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। कई बार कस्टमर आपसे छिपा लेता है क्योंकि प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते कितना दे रहे हैं स्टाफ को, तो एक रैंडम फिगर बता देते हैं और हम मान लेते हैं। वो आपको क्रॉस चेक भी करना है, कहीं ना कहीं वो लिखते हैं या गूगल पे फोन पे से पेमेंट करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी आपको एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए। एटलीस्ट आपको पता तो चले कि कस्टमर अपने ईएमआई की सैलरी कितने दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को। डू यू एक्सेप्ट यूपीआई कार्ड पेमेंट्स? कि आपके यहाँ पे यूपीआई पेमेंट्स होती हैं क्या, कार्ड से आप पेमेंट लेते हैं क्या, ये भी आप चेक करिए। डिजिटल पेमेंट इंप्रूव इनकम ट्रेसेबिलिटी, अगर ज़्यादातर उसकी यूपीआई की पेमेंट हो रही है तो आपको बैंकिंग में अच्छे ट्रांजेक्शन दिखेंगे। इससे आपको समझ में आएगा कि लिक्विडिटी अच्छी है, कस्टमर के पास पैसा आ रहा है। डू यू मेंटेन सेल्स एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर कोई सामान बेचता है तो क्या उसका रिकॉर्ड रखता है, खर्चे करता है तो उसका रिकॉर्ड रखता है, ये आपको चेक करना है। 19th क्वेश्चन है हमारा, हैव यू एवर डिलेड सप्लायर पेमेंट? इसका जवाब आपको ऑलमोस्ट 90% टाइम झूठा मिलता है, क्योंकि कोई अपने मुंह से नहीं बोलेगा कि हाँ मैं डिले किया अपने सप्लायर की पेमेंट। कुछ कस्टमर जो जेन्युइन होते हैं या आपका उनसे ऐसा बॉन्डिंग बन जाती है, या वो फ्लो ऐसा होता है कि आपके पीडी के कम्युनिकेशन का, तो कई बार बोल देते हैं कि हाँ सर कभी कभी लेट हो जाता है। पर आपको समझना है कि अगर हो जाता है तो क्यों होता है, इंटेंशनली करता है आपका कस्टमर, या कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो आपको एक दूसरे के साल भर में कितने बार हो जाता है, या महीने में हो जाता है, या आपको कितने बार याद है कि आपने पिछले कब किया था। इस तरीके के सवाल आप करोगे तो आपको एक क्रॉस चेक हो जाएगा बेसिक। बाकी आप सप्लायर से भी बात कर सकते हो, जो उसके मेजर सप्लायर्स, कि पेमेंट प्रॉपर हो रहा है या डिले हो रहा है, कैसा क्या है। 20 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस हाउ मच नेट इनकम रिमेन्स मंथली? सारे खर्चे काटने कितना घर लेकर के जाते हो, सीधा सवाल। फाइनल चेक फॉर ईएमआई अफोर्डेबिलिटी, ये मैंने कुछ 20 इंपॉर्टेंट सवाल लिखे हैं। अभी इसमें फैमिली डिटेल भी नहीं कवर की, सिविल डिटेल नहीं की, प्रॉपर्टी डिटेल नहीं की, पर आपको इससे बिजनेस का सेंस मिलेगा, कस्टमर कितना कमाता है, आपको बिजनेस समझने में आसानी होगी। आपकी बेसिक सवाल जवाब जैसे जैसे कन्वर्सेशन बढ़ती है तो कस्टमर के जवाब से कुछ नए सवाल आते हैं आपके दिमाग में, वो आप पूछते जाइए। एक बेसिक रूल पीढ़ी का याद रखिए, 5 चीजें कवर करनी है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपको चेक करना है उसकी इनकम स्टेबिलिटी बिजनेस। सेकंड आपको देखना है फैमिली स्ट्रक्चर, कितने अर्निंग है कितने डिपेंडेंट है। प्रॉपर्टी चेक करनी है ध्यान से, कैसी प्रॉपर्टी आ रही है, कितने लोगों के नाम पे है, मार्केटेबिलिटी है नहीं है, वैल्यूएशन आएगी कि नहीं आएगी। थर्ड, फोर्थ है आपका सिविल रिपोर्ट, कि कस्टमर के कितने लोन चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं, कितनी ईएमआई है, कौन सी तारीख को जाती है, किस अकाउंट से जाती है।
ये सब आपको सिविल रिपोर्ट में चेक करना है, सिर्फ स्कोर नहीं देखना सिविल में। फिफ्थ एंड लास्ट है आपका एंड यूज, कि कस्टमर जो पैसा ले रहा है उसका क्या यूज करें। बेसिक 5 आप ये चीजें कवर करोगे, आपकी पीडी हमेशा शानदार जाएगी। लास्ट में मैंने कुछ क्रेडिट मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं। कंसीडर एवरेज इनकम नॉट फेस्टिव पीक इनकम। कस्टमर की जो एवरेज इनकम निकल रही है रेदर देन पीक मंथ सेल, उनको छोड़ के 8-9 महीने या जो भी है जिसपे उसका एवरेज सेल आपको दिख रहा है उसके हिसाब से इनकम बनाइए। इन्वेंट्री या रेंट शुड बी इन लाइन विद सेल्स वॉल्यूम। कस्टमर की इन्वेंट्री और उसका रेंट शुड बी इन लाइन विद सेल्स वॉल्यूम। आपको दिखना चाहिए कि उसका जो स्टॉक है, जो उसके रेंट है, उसके जो खर्चे हैं, उसके सेल्स के हिसाब से मतलब आपको लग रहा है कि भाई उतना पे कर पा रहा हो, या उस लोकेशन में उसने शॉप ली है तो उतना उसको बिजनेस भी आ रहा है। लॉस नहीं समझ आना चाहिए। फिर डेली वियर फोकस्ड शॉप आर मोस्ट स्टेबल। सीजनेबल जो बेचते हैं उनके कंपेरिजन में डेली वियर्स वाले ज़्यादा अच्छा काम करते हैं इस लाइन में। EMI शुड कम ओनली फ्रॉम रेगुलर सरप्लस। रेगुलर सरप्लस मीन्स पीक वाले के हिसाब से कभी असेसमेंट मत करिए, रेगुलरली जितना कस्टमर कमा रहा है उसके हिसाब से आप EMI का असेसमेंट करिए, तो आपकी EMI हमेशा चलती रहेगी, उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस एज कम्पेयर टू पीक सीजन असेसमेंट काफ़ी कम होते हैं। डिजिटल बैंकिंग एंड प्रॉपर रिकॉर्ड्स रिड्यूस एस्टिमेशन रिस्क, कि अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन दिख रहा है आपको, प्रॉपर रिकॉर्ड्स कस्टमर मेंटेन कर रहा है, तो आपके रिस्क के चांसेस एज कम्पेयर टू मैनुअल रिकॉर्ड और नो रिकॉर्ड, मैनुअल ट्रांजेक्शन और नो रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस काफ़ी कम होता है। ये था हमारा छोटा सा आज का वीडियो, जिसे मैंने ट्राई किया है आपको बिजनेस का सेंस देने के लिए कि क्लॉथ का बिजनेस काम कैसे करता है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। सिमिलरली आप हर अलग अलग तरह के बिजनेस में इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। इस टॉपिक आपकी पीढ़ी इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचता जो आपने पीढ़ी में मिस कर दिया। ऐसी 50+ प्रोफाइल्स के लिए मैंने 20+ क्वेश्चन की एक पीढ़ी टूल किट बनाई हुई है। कई लोगों ने ली भी है और देखा भी होगा, माई लिंक्डइन पेज पर उसका डिटेल्स शेयर करी है मैंने कई बार, तो आप लोग उसको जरूर चेकआउट करिएगा। कुछ नहीं करना उसके लिए, जस्ट मेरे लिंक्डइन पेज पे जाओगे आप, चेकआउट माई डिजिटल प्रोडक्ट्स में आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये एक पेज खुलेगा। इस पे मैं इस वाली टूल किट की बात कर रहा हूँ, अफोर्डेबल सेक्टर पीडी टूल किट फॉर क्रेडिट मैनेजर्स। 50+ प्रोफाइल्स हमने इसमें कवर की। आप देखेंगे 195 सेल्स ऑलरेडी हो चुकी है इसमें, तो 200 लोगों ने ऑलमोस्ट लिया है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, उनके फीडबैक है। I recently purchased the PD toolkit for credit managers by Shravan Pandey, and I must say it has been extremely helpful in my role. The questions provided are practical, precise, and directly relevant to various customer profiles we handle in housing and mortgage lending. आगे आप रीड कर सकते हैं, मतलब इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। इसको शेयर करिए लोगों के साथ जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अपनी चीज़ों को लेकर के और कुछ सीखना चाहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को अपना बनाइए और आगे। थैंक यू सो मच।